नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रमेश विधुड़ी की सदस्यता हो सकती है रद्द। दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर को लिख दी है चिट्ठी। लोकसभा में जबरदस्त हंगामा, जिसके बाद बैकफुट पर बीजेपी सरकार। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि विधुड़ी प्रकरण को लेकर लालू यादव का पीएम मोदी पर कटाक्ष, कहा यह अमृतकाल नहीं बल्कि विषकाल है। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा इन्होंने देश को बेच दिया, समय आने पर महिलाएं देंगी जवाब। चौथी खबर में जिक्र होगा कि राजस्थान में बीजेपी में गुटबाजी चरम पर, कोटा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से वसुंधरा खेमे ने बनाई है दूरी। और साथ ही साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि राजस्थान में बीजेपी का ईडी प्रयोग फेल, सीएम गहलोत का हमला, गिनवाई कांग्रेस की उपलब्धियां। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि रमेश विधुड़ी का ये बयान बीजेपी को ले डूबेगा और 2024 में बन रही है इंडिया गठबंधन की सरकार, और इसी नफरत को हराने के लिए राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान देश में भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू खोल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। रमेश विधुड़ी की संसद सदस्यता हो सकती है रद्द। दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर को लिख दी है चिट्ठी। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विधुड़ी द्वारा संसद में प्रयोग की गई आपत्तिजनक भाषा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विधुड़ी ने लोकसभा में चंद्रयान 3 की चर्चा के दौरान बसपा सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर रमेश विधुड़ी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। दूसरी तरफ बीजेपी ने विधुड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है कि आखिर उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करे। उन्हें पार्टी की अनुशासन समिति को 15 दिन में नोटिस का जवाब देना होगा। कांग्रेस ने मांग की है कि विधुड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और सूत्रों के मुताबिक रमेश विधुड़ी से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बात की है। रमेश विधुड़ी के मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए स्पीकर ने नाराजगी जताते हुए रमेश विधुड़ी को चेतावनी भी दे दी है कि भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। विधुड़ी के इस बयान की तमाम विपक्षी दलों ने आलोचना कर दी है। जी हां दोस्तों, यहां पर चौतरफा घिर चुकी है भारतीय जनता पार्टी और उनके सांसद रमेश विधुड़ी, और लोकसभा में जबरदस्त हंगामा यहां पर विपक्ष द्वारा देखने को मिल रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधुड़ी प्रकरण को लेकर अब लालू यादव का भी पीएम मोदी पर कटाक्ष, कहा यह अमृतकाल नहीं विषकाल है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्ट सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी सांसदों के व्यवहार से प्रकट होता है। लालू यादव ने साथ ही आरोप लगाया कि ये इनका अमृतकाल नहीं बल्कि विषकाल यानी कि जहर काल है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव मनमोहन सिंह की कैबिनेट के सदस्य रह चुके हैं, और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर लिखा कि प्रधानमंत्री ने देश की समृद्धि संसदीय परंपराओं के विरुद्ध ऐसी विकृत सामाजिक राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया है, जिसमें इनकी एक सांसद राष्ट्रपिता गांधी जी के हत्यारे आतंकवादी का महिमा मंडन करती है। और वहीं इनका इशारा स्पष्ट तौर पर भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर की ओर था, जिन्होंने नाथूराम गोडसे को एक देशभक्त कहा था, और बाद में भारी आलोचना के कारण उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया था। प्रसाद ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के इशारे पर एक भाजपा सांसद संसद के अंदर विपक्ष के एक सांसद के लिए जिस अमर्यादित, असंसदीय और तुच्छ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो घोर आपत्तिजनक, निंदनीय एवं लोकतंत्र व समाज के लिए चिंताजनक है, और ये इनका अमृतकाल नहीं बल्कि विषकाल है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा इन्होंने देश को बेच दिया, समय आने पर महिलाएं देंगी जवाब। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल दिया है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद इसको लेकर पूछे एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि इन्होंने तो पूरा देश बेच दिया, महिला आरक्षण भी सिर्फ जुमला है, समय आने पर देश की महिलाएं इन्हें जवाब देंगी। वहीं दोस्तों, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह यहीं पे नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि जब बीजेपी सत्ता में आई है तभी से ये कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। अगर ऐसा होता है तो क्या 18 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल गई? क्या महंगाई कम हो गई? क्या सभी को पक्का मकान मिल गया? क्या काला धन वापस आ गया? क्या किसानों को फसल का सही दाम मिल गया? क्या 15 लाख रुपए लोगों को मिल गया? नहीं मिला ना। इसलिए मैं कहता हूँ महिला आरक्षण सिर्फ जुमला है। क्या फसल का दाम दुगना हो गया? बेवकूफ़ बनाने की बीजेपी की इस परंपरा को हम लोग पहचान गए हैं, और अब उनका कुछ भी चलने वाला नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि राजस्थान के चुनाव से आ रही है, जहां पर बीजेपी की फिर से उड़ गई है नींद, और भाजपा के
अंदर राजस्थान में गुटबाजी चरम पर है और कोटा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज के खेमे ने दूरी बना ली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर राजस्थान के कोटा में परिवर्तन यात्रा ने जैसे ही प्रवेश किया, वाद विवाद शुरू हो गया। ये वाद विवाद इतना बढ़ गया कि किसी ने थप्पड़ जड़ दिया तो किसी ने अपनी ही परिवर्तन यात्रा में अपने विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर दी। कांग्रेस तो छोड़ो, बीजेपी के लोग ही इस यात्रा में शामिल नहीं हुए और भीड़ भी नदारद रही। समापन समारोह में कुर्सियां खाली रही तो कुछ नेता भी मंच पर दिखाई नहीं दिए। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान गुटबाजी भी चरम पर नजर आई। वसुंधरा खेमे ने इस पूरी यात्रा से दूरी बना रखी है। पूर्व विधायक व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत के समर्थकों ने वर्तमान विधायक के खिलाफ नारेबाजी की तो रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर के पुत्र पवन दिलावर ने एक कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आपस में ही लड़ रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता और नेता, और जो परिवर्तन यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है उसमें आपको बता दें कि भाजपा की गुटबाजी अब चरम पर पहुंच चुकी है और सामने आ रही है। और वसुंधरा राजे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं राजस्थान की, उनके पूरे खेमे ने उस पूरे यात्रा से दूरी बना ली है। क्या इसका कारण है अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये गुटबाजी बीजेपी की मुसीबत राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बढ़ा सकती है। और राजस्थान मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी हारी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान होना संभव है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में बीजेपी का ईडी प्रयोग फेल, सीएम गहलोत का हमला, गिनवाई कांग्रेस की उपलब्धियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गहलोत ने कहा कि देश में संविधान की धज्जियां उड़ चुकी हैं और प्रवर्तन निदेशालय इनकम टैक्स की छापेमारी कर रही है। ना चाहते हुए भी ईडी और इनकम टैक्स को लोगों के घरों में घुसना पड़ता है। उन्होंने राजस्थान में भी ईडी का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। गहलोत ने गुरुवार को 1410 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास उद्घाटन समारोह किया और इस दौरान उन्होंने जयपुर में 980 करोड़ रुपए की लागत की महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजना के चरण 1C और जेडीए की लगभग 430 करोड़ रुपए की लागत के 9 विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने लक्ष्मी मंदिर चौराहे पर 7 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि न्यूज में ईडी की बातें चल रही थी, कहीं चांदी मिली, कहीं सोना मिला, कहीं पैसा मिला। क्या सरकार का कोई मंत्री या अधिकारी पकड़ा गया है? क्या आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र कहां जा रहा है? हमें इसका भी सामना करना होगा। पेपर लीक मामले पर अशोक गहलोत ने कहा कि पेपर लीक पूरे देश में होते हैं। पिछली सरकार के दौरान भी 11 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे, लेकिन सरकार ने एक भी कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कानून लेकर आई है। सीएम ने पूर्वी राजस्थान नहर 7 परियोजना के मुद्दे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी निशाना साध दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की जयपुर सभा के लिए भीड़ जुटा रही है कांग्रेस, चुनाव से पहले देंगे जीत का मंत्र। राजस्थान चुनाव 2023 से जुड़ी बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जयपुर में शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए भवन का शिलान्यास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, शिलान्यास कार्यक्रम के बाद कांग्रेस ने एक सभा का भी आयोजन किया है जिसमें 60,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना है और इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की इस सभा के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। खुद सीएम गहलोत ने गुरुवार को मौके पर पहुंचकर सभी तैयारियों का जायजा लिया। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी सभा के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने वाले हैं और राहुल गांधी का यह दौरा काफी अहम है क्योंकि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर आ रहे हैं। ये यहाँ एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी की जनसभा के बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर सकती है और इसी के चलते कांग्रेस ने राहुल गांधी की सभा के लिए जयपुर के 19 विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं को भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दे दी है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि फिर से राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है कांग्रेस और रिपीट करने जा रही है सरकार? तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ का बीजेपी पर वार, कहा जन आशीर्वाद यात्रा जितना बढ़ेगी बीजेपी उतना ज्यादा हारेगी। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हाल ही में बारिश हुई जिससे यहाँ का तापमान कुछ गिर गया, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ
राजनीतिक माहौल और भी गर्म होता जा रहा है। कभी बीजेपी कांग्रेस पर वार कर रही है तो कभी कांग्रेस बीजेपी पर वार कर रही है और इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जितना आगे बढ़ रही है उतना ही उनके हारने की आशंका भी बढ़ रही है। पूर्व सीएम ने कहा कि दरी बिछाने और उठाने वाले स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं का थोड़ा भी बस चले तो वो इन झूठी भाजपा यात्राओं को बीच में ही खत्म कर दें या करा दें। बेचारे बेबस हैं लेकिन जनता बेबस नहीं है, वो तो अब तैयार है अब की बार भाजपा पर पलटवार। उन्होंने अपनी पोस्ट के माध्यम से कहा कि आज एक ही नारा है, मिलावटी भाजपा को छोड़ेंगे, सच्ची कांग्रेस का साथ जोड़ेंगे। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई में बनने जा रही है कमलनाथ की मध्य प्रदेश में सरकार और दो राज्य यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी का हो रहा है सुपड़ा साफ? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर देना है फैसला। राहुल नार्वेकर दिल्ली गए और महाराष्ट्र में हलचल हो गई है तेज। जी हां दोस्तों, यहां पर महाराष्ट्र राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है। शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता पर जल्द ही अंतिम नतीजा आने के संकेत मिल रहे हैं। अयोग्यता के फैसले को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर की ओर से की गई देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी और इन सब की रिपोर्ट पेश करने का आदेश देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सीधे तौर पर विधानसभा अध्यक्ष को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने स्टैंड लिया था कि मैं किसी भी हालत में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लूंगा। हालांकि राहुल नार्वेकर गुरुवार को अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए और इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई है। दोस्तों, क्या नहीं टिक पाएगी महाराष्ट्र की जुगाड़ू सरकार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विराट कोहली के वीडियो पर हाईकोर्ट ने केंद्र और धामी सरकार को भेज दिया नोटिस। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विराट कोहली के एक वीडियो पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे विराट कोहली के वीडियो पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। वायरल वीडियो में विराट कोहली स्टेडियम को लेकर बातें कर रहे हैं, साथ ही बच्चों के लिए सुविधाओं की भी बात कर रहे हैं। वायरल वीडियो में विराट कोहली देश में बच्चों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड की कमी पर बात कर रहे हैं। स्टेडियम की खराब हालत के बारे में बोलते हुए वो देखे जा रहे हैं और विराट कोहली वीडियो में कह रहे हैं कि बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें गली में खेलना पड़ता है। इससे उन्हें कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इस वायरल वीडियो पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पुष्कर धामी और केंद्र सरकार से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं दोस्तों, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थापलियाल की पीठ ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने सरकारों से पूछा है कि बच्चों के लिए खेल मैदान तैयार करने के लिए कौन सी नीति लागू की गई है और इस मामले में अब 9 अक्टूबर को कोर्ट सुनवाई करेगा। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में ओल्ड पेंशन स्कीम सहित 15 मांगों के लिए आंदोलन करेगी एक्स पैरामिलिट्री एसोसिएशन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी कि CAPF में पुरानी पेंशन की बहाली और दूसरे लंबित पड़े मुद्दों को लेकर 25 सितंबर को कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टायर्स द्वारा जंतर मंतर पर रैली आयोजित होगी। इस रैली में देश के विभिन्न हिस्सों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवान और अधिकारी पहुंचेंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि रैली के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष CAPF से जुड़े 15 मांगे रखी जाएंगी और इन मांगों को लागू करने के लिए एसोसिएशन द्वारा लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उमा भारती ने महिला आरक्षण पर उठाए सवाल, पिछड़ों की बुलाई बैठक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन बिल संसद के दोनों सदनों में भले ही पारित हो गया है, लेकिन बीजेपी के अंदर इसके विरोध में स्वर बुलंद हो रहे हैं। पिछड़ों की हिस्सेदारी को लेकर शनिवार को भोपाल में बैठक बुलाई है। उमा भारती ने एक ट्वीट कर कहा है कि राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पूर्ण बहुमत से पारित हो गया है। अब पिछड़े वर्गों को स्थान देने के लिए एक और संशोधन का मार्ग निकालना है। इसीलिए भोपाल शहर के एवं उसके आसपास के पिछड़े वर्ग के प्रमुख नेताओं के साथ विचार विमर्श हुआ और 23 सितंबर को एक और बड़ी बैठक बुलाने का फैसला हुआ है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ATM कार्ड बना ICU, सरकार को लूट रहे हैं अस्पताल। बिल बढ़ाने के खेल में 369 हॉस्पिटल आयुष्मान भारत से बाहर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त बेहद बड़ी खबर, आयुष्मान भारत स्कीम के जरिए अस्पतालों ने सरकार को लूटना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक
उत्तर प्रदेश के कुछ निजी अस्पताल आसानी से पैसा कमाने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और इसके लिए बिलों को बढ़ाकर दिखाया जा रहा है। कई केस सामने आए हैं जहां जनरल वार्ड के मरीजों को आईसीयू में भर्ती करके उनकी फोटो खींची जा रही है और फिर उन्हें वापस जनरल वार्ड भेजा गया है। ऐसा करने से अस्पताल जनरल वार्ड के बिल की जगह आईसीयू का बिल बढ़ाकर आयुष्मान स्कीम से पैसा कमा रहे हैं। फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद से 369 अस्पतालों को योजना से बाहर कर दिया गया है। लगभग 160 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अस्पतालों ने पैसा कमाने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्जी बिल दिखाए हैं और इनमें से 5 मामले लखनऊ के भी मिले हैं। हालांकि सरकार इन फर्जीवाड़े से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान बीजेपी की परिवर्तन यात्रा सवालों के घेरे में आई, दावेदारों से वसूली के आरोप। जी हां दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ निकाली जा रही बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा सवालों के घेरे में घिर चुकी है। बीजेपी के एक पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा ने परिवर्तन यात्रा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है और इस दौरान उन्होंने परिवर्तन यात्रा में संगठन के नाम पर रुपए वसूलने का आरोप लगाया है। इसको लेकर उन्होंने राजस्थान के बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर शिकायत की है। पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा के परिवर्तन यात्रा को लेकर दावेदारों से रुपए वसूलने के आरोप के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है। पूर्व मंत्री का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हम इस वायरल पत्र की पुष्टि नहीं करते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आचार संहिता लगते ही बॉर्डर से लेकर हर जगह सुरक्षा की तैनाती, ब्लैक मनी और मादक पदार्थों पर रहेगी नजर। छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। जी दोस्तों, प्रदेश के बॉर्डर से लेकर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार से लेकर सार्वजनिक स्थानों में सुरक्षा एजेंसियां तैनात रहेंगी। इस दौरान किसी भी तरह का संदेह होने पर पूछताछ कर तलाशी ली जाएगी। बताया जा रहा है कि जुलाई में मुख्य निर्वाचन कार्यालय के पदाधिकारी के साथ हुई बैठक के बाद से राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां अभी से अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं। दूसरे राज्यों के आने वाले वाहनों को नाकेबंदी कर रोक दिया जा रहा है। साथ ही तलाशी लेने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। वहीं अवैध रूप से लाए जा रहे सामान को जब्त किया जा रहा है और हवाला के जरिए पैसा, चांदी सहित अन्य सामान की जब्ती की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को बड़ा झटका, दिग्गज नेता ने छोड़ दी पार्टी, थामेंगे कांग्रेस का हाथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को अब चंद महीनों का समय बाकी है, लेकिन इससे पहले दल बदल का दौर जारी है और इससे पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व नेता दिनेश मल्हार कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दिनेश मल्हार पीसीसी चीफ कमलनाथ के सामने कांग्रेस की सदस्यता ले लेंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आदिवासियों को पट्टे दिए जाने में गड़बड़ी, कमलनाथ बोले सीएम बने भ्रष्टाचार में नवाचार की पाठशाला। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति जितनी इन दिनों धरातल पर हो रही है उससे कहीं अधिक सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। नेताओं का ट्विटर के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधना, सवाल पूछना जारी है और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बार फिर ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है और उन्होंने आदिवासी परिवारों को पट्टे दिए जाने में सामने आई गड़बड़ी के मामले में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 26 सितंबर को उज्जैन पहुंचेगी कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा, तैयारियों को लेकर बैठक शुरू। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा को लेकर उज्जैन शहर कांग्रेस कार्यालय में शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें सभी ब्लॉक अध्यक्षों और वरिष्ठ जन मौजूद रहे। रवि भदौरिया ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया कि दोनों विधान सभा में जन आक्रोश रैली के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और ये प्रभारी ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठकर प्रत्येक ब्लॉक के मंडलम एवं सेक्टरों की बैठक लेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। असम में कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। जी हां दोस्तों, यहां पर असम विधानसभा में विपक्ष नेता देवव्रत सैकिया ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शर्मा ने मध्य प्रदेश में एक सार्वजनिक रैली के दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कथित तौर पर नफरती भाषण दिया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है। कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया ने गुरुवार को कहा है कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने खुले तौर पर दिल्ली में सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास को आग लगाने का आह्वान किया था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने डिप्टी सीएम को लिखा पत्र, निलंबन के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील। जी हां दोस्तों, अमेठी में संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस के निलंबन किए जाने के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ को पत्र लिखकर निलंबित लाइसेंस को बहाल करने की मांग उठाई है। वहीं अब भाजपा सांसद वरुण गांधी ने भी इस मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र लिखा है और उन्होंने निलंबन के फैसले पर पुनर्विचार करने और निष्पक्ष जांच शुरू करने की मांग उठाई है। दरअसल यह अस्पताल वरुण गांधी के पिता के नाम है और उन्होंने अस्पताल पर हुई कार्रवाई पर चिंता व्यक्त की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण में बताई 2 कमियां, बोले ये जातीय जनगणना से ध्यान भटकाने की है कोशिश। यह दोस्तों बता दें कि महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है और इस आरक्षण के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि इसे लागू होने में अभी कई साल लगेंगे क्योंकि पहले जनगणना और उसके बाद परिसीमन के बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा। और इसी बीच 2 कमियां राहुल गांधी ने बता दी है। आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण आज भी किया जा सकता है लेकिन सरकार ये करना नहीं चाहती। सच्चाई ये है कि आज से 10 साल के बाद लागू होगा और डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को खींचे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।